वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज दीपक एंड यू आर वाचिंग डी मैथ क्लब। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे एक्सरसाइज 9.1 फॉर क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में। यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जो है वो फ्लाई कर रही है कहाँ से? एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से वो 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पे सपोज करते हैं ये हमारी काइट है, ठीक है। ये ग्राउंड से, अब हमें पता है कि हम इससे पहले वाले वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ग्राउंड लेवल या हॉरिजॉन्टल लेवल हम इस तरीके से दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। मान लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है, ए बी जो है ये किसको दिखा रहा है? आपकी ग्राउंड को दिखा रहा है। तो इस ग्राउंड से एग्जैक्ट 60 मीटर की हाइट पे, तो हाइट एकदम आपकी परपेंडिकुलर होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपकी 60 मीटर हाइट पे क्या है, जो काइट है वो फ्लाई कर रही है। The string attached to the kite is temporarily tied on a point on the ground. अब इस पतंग से, जैसे आपको पता होगा कि आपने ये पतंग उड़ाई होगी, तो आपको पता है कि इस पतंग से हमेशा क्या करते हैं, हम धागे को बांध के इस पतंग को उड़ाते हैं। तो जो धागा बंधा हुआ है उसको क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे इस कंडीशन में, उसको ग्राउंड पे बांध दिया है। तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, ये आपका स्ट्रिंग है जो किससे बंधा हुआ है? काइट से। और इसको इन्होंने कहाँ पे टाई कर दिया? ऑन अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके, आगे बात करते हैं। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है, यानी ये धागा है, इसका ग्राउंड से जो इंक्लिनेशन एंगल है, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है बेसिकली, ग्राउंड और इस धागे के बीच का, दिस इज योर स्ट्रिंग एंड दिस इज योर ग्राउंड। तो ग्राउंड और स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको क्या करना है, अगर मैं इस पॉइंट को ए मैंने नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है, इसको मान लेते हैं दिस इज पॉइंट सी। तो मुझे बेसिकली ए सी की यानी स्ट्रिंग की क्या निकालनी है? मुझे लेंथ निकालनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब बेसिकली ये है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल पे कभी आपने अगर पतंग उड़ाया है तो आपने नोट किया होगा कि जब हम एक पतंग को उड़ाते हैं तो जब वो पतंग ऊंचाई पे चली जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पतंग का जो जो उसके साथ स्ट्रिंग अटैच होता है, धागा बंधा होता है, वो इस तरीके से थोड़ा सा झूल जाता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिए पतंग उड़ा रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो पतंग का धागा है वो इस तरीके से उसमें स्लैक आ जाता है। तो यहाँ पे इसने यही कहा है कि आपको यही मान के चलना है कि जो स्ट्रिंग है वो एकदम टाइटली स्ट्रेच्ड है और उसमें कोई भी इस तरीके से स्लैक नहीं है, हाँ, तभी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन पाएगा। तो ये कंडीशन इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हमने किस तरीके से पूरी कंडीशन से, इस पूरे क्वेश्चन से इस कंडीशन का हमने क्या किया, पहले डायग्राम बनाया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, डायग्राम बनाना होता है हमें। अब हमें क्या फाइंड करना था, ये फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी बेसिकली ये ए सी वाली जो लेंथ है इसको मुझे निकालना है। एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। तो इस ए सी वाली लेंथ को मैं निकालना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको एज अ राइट एंगल ट्राइंगल, नाउ वी आर राइटिंग, ये क्या है हमारा? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये मान लेते हैं हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि हम मान के चलते ग्राउंड और हाइट जो होता है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गया आपका बेस, यानी ए बी वाली जो लाइन है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, दिस इज योर बेस, ठीक है, दिस इज योर परपेंडिकुलर। और जो 90 के सामने वाली साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, वो आपकी क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो अगर आप ध्यान से देखें आपके पास P यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 60 है। और आपको क्या निकालना? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी H निकालना है। तो मुझे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जो P और H को रिलेट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी? हमने पहले वीडियोस में बात की है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी साइन कॉस और टे। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो P और H को रिलेट कर रहा है। तो आप देखें साइन है, या तो आप साइन यूज करें, या इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का कॉसेक, वो होता है H/P। तो या तो आप P/H यूज कर सकते हैं साइन को यूज करके, या कोसेक यूज करें, इट इज अप टू यू, ठीक है। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे होते हैं जो P और H को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन यूज करूंगा, तो हम उसके हिसाब से सोल्यूशन करेंगे। पहले जो भी गिवन में है हम सब चीज़ें लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है। कि सर इस ट्राइंगल ABC के अंदर, इन द ट्राइंगल ABC वी हैव व्हाट? द वैल्यू ऑफ BC, यानी हाइट कितनी है मेरे पास? 60। हाँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एंगल है वो एंगल कितना है? एंगल जिसको हम यहाँ पे थीटा से दिखा रहे हैं, एंगल कितने का है? 60 डिग्री का, ये ना। नेक्स्ट अगर हमें बात करें कि क्या फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड। उसमें क्या निकालना है हमें? किस तरह में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, यानी कि AC निकालना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है बेसिकली,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने का क्या मतलब है कि सर पहले जो भी ट्राइंगल है इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा लग रहा है उसको लिखते हैं। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग, मैंने आपको बताया था यहाँ तो आप साइन को यूज़ करें या कॉसेक, क्योंकि कंडीशन क्या है, पी और एच को रिलेट करना है। मैं यहाँ पे साइन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच। अब मेरे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू है कितनी, 60, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा की जगह 60 डिग्री, ये आ गया। नेक्स्ट पी यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर मैं बात करूँ पूरे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का कौन सी साइड से शो हो रहा है, बीसी। और एच यानी हाइपोटेनस कौन सा है मेरा, एसी। ठीक है, तो ये हमारी ट्राइंगल की साइड्स की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें साइन 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, √3/2। वहीं अगर हम बात करें BC/AC में से, मेरे पास BC की वैल्यू तो है 60, तो ये आ गया 60, और AC तो मुझे फाइंड आउट करना, तो मैंने इसको AC ही लिखा। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है इतने से पार्ट को, और यहाँ से मेरा AC निकल जाएगा जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। मेरे पास आया √3/2 इक्वल्स टू 60/AC। अब सिंपली क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब AC को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस में करना है हमें, तो AC इंटू √3 आ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इक्वल्स के, वो आएगा 2 इंटू 60, तो 2 इंटू 60 अगर हम करते हैं तो वो बन जाएगा 120। अब क्योंकि AC मुझे निकालना है, तो ये √3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो AC अब इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 120, और √3 यहाँ डिवाइड में आ गया। अब पिछले क्वेश्चन से अगर आपने वीडियो देखे तो आपको पता है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट में कोई प्राइम नंबर आता है तो वो नंबर क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो ये हमारा रैशनलाइजिंग का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रैशनलाइजिंग कर रहे हैं। क्या आया मेरे पास कि सर आया था AC इक्वल टू 120/√3। अब इसको अगर मुझे रैशनलाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम वैल्यू से, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 120 इंटू √3, तो ये बन जाएगा 120√3। और नीचे अगर मैं देखूँ √3 इंटू √3, ये तो √9 बनता है ना। आप चाहे तो √9 लिखे, या इसी को मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ सर, कि √9 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 3 के इक्वल। तो ये √9 सॉल्व हुए क्या मिल जाएगा, 3। यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, और ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 40। तो मेरे पास बेसिकली जो वैल्यू आ गई AC की वो कितनी आ गई, 40√3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा AC हमारा किसको दिखा रहा था, AC हमारा किसको दिखा रहा था कि सर अगर हम बात करें AC हमारा था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसको हमने हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC के फॉर्म में शो किया था, वो कितना आ गया मेरा, 40√3। और क्योंकि यहाँ मीटर्स में सारी इन्फॉर्मेशन, तो ये मीटर्स ने क्या, और दिस इज अवर आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको सबसे पहले पार्ट में क्या करना है, उसका डायग्राम बनाना है। अगर आपने ये सही बना लिया तो आपका काफ़ी काम इजी हो जाएगा। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उसको हमने यूज़ किया, उसकी वैल्यूज पुट करके सिंपल कैलकुलेशन की है। अगर आपने स्टार्टिंग के साथ क्वेश्चन देखे हैं तो आपके लिए अब धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दो चीज़ें, एक है बॉय, एक है बिल्डिंग। ठीक है, बॉय की जो हाइट है वो है 1.5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और बिल्डिंग जो है वो कितनी है, उसकी हाइट 30 मीटर। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बनाएंगे, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये है हमारा बॉय, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारी ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग को जनरली हम इसी तरीके से दिखा रहे हैं अभी, है ना, बिल्डिंग हो, ट्री हो, टावर हो, हम एक वर्टिकल लाइन से दिखा रहे हैं। और ये मान लेते हैं ये क्या है, हमारा ग्राउंड है। ठीक है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। तो ये BC जो है ये हमारा किसको दिखा रहा है, ये हमारे बिल्डिंग को दिखा रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये हमारा बॉय हो गया, बॉय की हाइट कितनी है, 1.5, यानी अगर हम बात करें तो ये जो डिस्टेंस है ये है 1.5 मीटर, क्योंकि ये बॉय की हाइट है। और जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, 30 है, यानी कि B से लेके C तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 मीटर। ओके, अब अगर हम बात करें तो इसने क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसने क्या कहा है, जो बॉय है इसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी बेसिकली ये यहाँ से मान लेते हैं, अगर इसकी आईज है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ,
अगर यहाँ से इसकी आइज है, इस आइज से अगर हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हमें पता है ऊपर की तरफ होता है ग्राउंड से। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यह इसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग का टॉप है हमारा, है ना। इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री। यानी इनिशियली जो एंगल था, मैं थोड़ा सा स्पॉट आगे आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो इसने क्या कहा है, एंगल जो है इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इनिशियली यहाँ पे खड़ा था और बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, तो जो एंगल था, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था। और अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर आपने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक तो लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में, यहाँ तो ये ट्राइंगल बन ही नहीं रहा क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे, है ना, क्योंकि सी और ए और डी पॉइंट जो है वो ऊपर नीचे है, सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से। देखना मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बना रहा हूँ, ये वाली लाइन। ये जो लाइन है ये हम फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। ये हमने क्योंकि इस ग्राउंड के पैरेलल बनाई है, ये ए बी वाली लाइन ग्राउंड है, इस ग्राउंड के पैरेलल में हमने ये लाइन बनाई है। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में किसको दिखाती है, जो लाइन डी ई है, ये डी ई लाइन ये भी किसको दिखाएगी, आपके हॉरिजॉन्टल लेवल को ही दिखाएगी। बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से ग्राउंड की तरह काम करेगी। तो अब आप देखेंगे, अब ये हमारे पूरा ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, कौन सा, सी डी ई करके ये पूरा ट्राइंगल बन गया। बस छोटा सा चेंज ये आएगा कि यहाँ पे क्योंकि बॉय की हाइट जो थी वो 1.5 मीटर थी, तो यहाँ पे भी ये 1.5 मीटर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि बी ई जो है इसके लिए 1.5 मीटर है। तो अगर हम बात करें नाउ इन ट्राइंगल डी सी ई, ये देखिए ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या है, इसने क्या कहा था, एंगल कितना है 30 डिग्री। तो पहले जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। अब इसने कहा ये एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 30 से कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। कब हो रहा है, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये एंगल जो है ये इंक्रीज हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री जब वो लड़का जो है वो वॉक कर रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है इस तरीके से। मान लेते हैं जो बॉय है वो कहीं यहाँ आएगा, यहाँ कहीं पहुंचा हो, ठीक है, बिल्डिंग की तरफ ही आया वो, है ना। अब जब इसने ऊपर की तरफ देखा, यानी कि अब बिल्डिंग की तरफ जब इसने देखा इसकी आईज से, तो जो एंगल था टॉप टॉप के लिए जो एंगल था अब वो इंक्रीज हो चुका था। अब वो एंगल कितना बन चुका था, 60 डिग्री। अब आप इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, किसी चीज़, ये बिल्डिंग है, इससे ये लड़का दूर खड़ा है तो इसको ज़्यादा ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे ये बिल्डिंग के पास में जाएगा, बिल्डिंग जैसे ही इसके पास में आएगी, तो इसको अगर इसको टॉप को देखना है, सेम पॉइंट को देखना है, तो उसको ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। इसीलिए पहले जब ये देखता था तब इसका एंगल, देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो 30 डिग्री था, लेकिन जैसे जैसे ये बिल्डिंग के पास आए, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो गया वो कितना हो गया, बढ़ के अब 60 डिग्री, यानी इसको ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। आपको ये बताना है बेसिकली कि इसने इस बिल्डिंग की तरफ, अगर ये सब कंडीशन ट्रू है, तो इस बिल्डिंग की तरफ इसने कितने डिस्टेंस को कवर किया। यानी अगर ये पॉइंट ए से चलना इसने शुरू किया और मान लेते पॉइंट कोई एफ है ना, तो आपको ये बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, ये इसको हम इन दो ट्राइंगल से सॉल्व करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल है आपका डी सी ई, और एक ट्राइंगल आपका आएगा, यहाँ पे मैं नाम ले देता हूँ, क्योंकि हम एफ ले चुके हैं तो जी ले लेते हैं। तो ये ट्राइंगल बन गया जी सी ई। तो दो ट्राइंगल हमें लेना पड़ेंगे। अब ये हो सकता है डायग्राम थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं इसको बिल्कुल क्लियर करके एक बड़ा सा डायग्राम आपके सामने शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो मुझे बेसिकली अगर आप देखूं तो सर राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज़ कर सकते हैं हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री में, तो मुझे दो ट्राइंगल यूज़ करने पड़ेंगे। एक तो ट्राइंगल है मेरा वो बनेगा कौन सा, कि सर सी डी ई वाला, बाहर वाला बड़ा वाला, और एक बनेगा मेरा सी जी ई वाला। तो दो ट्राइंगल है हमारे पास, दोनों को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालनी है, यानी कहीं ना कहीं बेस से रिलेटेड हमें चीज़ें निकालनी है, और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास हाइट। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा है जो इस परपेंडिकुलर को और इस बेस को कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था, हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टेन होता है ना, जो हमारी ट्रिक है पी बी पी एच एच बी। इसके अंदर अगर हम देखें तो टेन जो होता है वो पी और बी को रिलेट करता है, यहाँ इसका रेसिप्रोकल जो होता है कॉट, वो भी पी और बी को रिलेट करता है, तो हम यहाँ पे टेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन, गिवन में हमने क्या क्या लिया है सर, हमने दो ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल हमारा सी डी ई हो जाएगा, है ना। तो इन ट्राइंगल सी डी ई
अगर हम बात करें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सर, सी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये पूरी हाइट 30 है और इतनी हाइट, क्योंकि बॉय की हाइट 1.5 है, तो ये बी ई भी कितना होगा 1.5। तो व्हाट इज रिमेनिंग, अगर हम सी ई की बात करें तो सी ई मेरा कितना हो जाएगा, सी ई हो जाएगा मेरा 30 माइनस 1.5 विच विल बी इक्वल्स टू 28.5। तो ये मेरे पास सी ई की वैल्यू है। और मेरे पास क्या गिवन है, अगर हम बात करें सी बी ई में, तो मेरे पास इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक एंगल गिवन है। एंगल कितना गिवन है, अगर हम बात करें तो एंगल डी गिवन है मेरे पास यहाँ पे, है ना, डी पे जो बन रहा है, क्योंकि डी सी ई में तो डी वाला आएगा। एंगल थीटा 1 कह देते हैं हम इसको। ये कितना है 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है हमारे पास, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करना है ना, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर की इन्फॉर्मेशन है, बेस के बारे में कहीं ना कहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेन। तो यूजिंग टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि थीटा 1 है तो यहाँ थीटा 1 आ जाएगा। यह आ जाएगा टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब क्योंकि जो ट्राइंगल हम यूज़ कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर लेना है, तो सी डी ई में जो परपेंडिकुलर है वो सी से लेके ई तक इतना इतना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी ई, और बेस जो होगा सी डी ई में डी से लेके ई, ये वाला बेस हो जाएगा आपका, है ना, तो ये हो जाएगा डी ई। तो यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप पे हम टेन 30 की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो होता है 1/√3। सी ई की वैल्यू ये रही, क्वेश्चन में हमने निकाली थी, है ना, 28.5 मीटर, तो 28.5। और यहाँ पे अगर हम बात करें डी ई मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ डी ई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस डी ई को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 28.5 यहाँ √3 से मल्टीप्लाई होगा, और डी ई किससे 1 से, तो यहाँ क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई डी ई इंटू 1, यानी कि डी ई इक्वल टू 28.5 इंटू √3। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी ई, यानी इस पूरे डी से लेके इस ई तक ये पूरे बेस की मेरे पास वैल्यू आई है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, हमने फाइंड आउट किया है डी के बारे में। अब आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन में तो हमें डी से लेके जी तक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। अगर आप बात करें तो सर हमें डी से लेके इस जी तक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आपने निकाला है डी से लेके ई, तो ये एक्स्ट्रा क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा के लिए हम क्या करेंगे, अपना सेकंड ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने दो ट्राइंगल यहाँ पे बनाए हैं। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, तो आप देखेंगे सी जी ई, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ट्राइंगल सी जी ई। तो अगर आप देखें हमारे पास किस किस की वैल्यू है, एक तो सी ई की ये वैल्यू तो है ही हमारे पास, ये रही 28.5, तो ये हम यूज़ कर लेंगे। और एंगल इसमें कितने का 60 का। तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वी हैव सी ई इक्वल्स टू 28.5 मीटर, एंड जो एंगल है, एंगल वो उसको हम मान लेते हैं थीटा 2 है, वो कितना है 60 डिग्री। तो अगेन मैं सेम कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग टेन थीटा 2 इक्वल्स टू पी बाय बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी जो है वो परपेंडिकुलर है और मुझे बेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो पी और बी को रिलेट करने वाला रेशियो टेन थीटा ही होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, टेन थीटा 2 कितना है मेरा 60 डिग्री, तो थीटा 2 की जगह आ गया 60। परपेंडिकुलर अगर हम बात करें सी जी ई ट्राइंगल में, तो सी जी ई ट्राइंगल में भी सी ई जो है वो मेरा परपेंडिकुलर है, तो आ गया सी ई। और बेस कौन सा होगा, बेस होगा जी से लेके ई तक, जी ई, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप में, हम पुट करेंगे 1060 की वैल्यू, वो कितनी होती है √3। सी ई की वैल्यू ये रही, तो यहाँ से सी ई आ जाएगा 28.5, और जी ई मेरे पास नहीं है, तो इसको जी ई ही रखते हैं हम। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर इसको, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसको आप 1 मान के चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, जी ई इंटू 3 इक्वल टू 28.5 इंटू 1 करेंगे तो सेम ही आएगा 28.5। अब यहाँ से अगर मुझे जी ई चाहिए तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो जी ई मेरा कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। ये मेरा सेकेंड इन्फॉर्मेशन आ गया, सेकेंड पार्ट आ गया, ठीक है। आप बोलोगे सर इन सब से क्या मतलब, हमें तो क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, मुझे डी से लेके जी चाहिए, डी जी की वैल्यू चाहिए, है ना। ना तो यहाँ पे डी जी आया है मेरे पास, ना यहाँ पे आया, तो फिर इससे डी जी निकले आगे से।
है ना। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, इस डायग्राम के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो डी जी अगर मुझे निकालना है तो मैं इनको रिलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डी ई एंड जी। कैसे? आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे जो डी जी है, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। जो डी जी है, अगर आप ध्यान से देखिए स्पीकर के अंदर जो डी जी है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? डी ई माइनस जी ई। देखो ये मैंने कैसे लिखा, कहाँ है डी जी, ये रहा डी, ये रहा जी। ये वैल्यू को मैंने क्या लिखा, डी ई, यानी कि इस पूरी डी ई में से अगर मैं इस जी ई को यानी इतने इतने पार्ट को माइनस कर दूँ, इतने इतने पार्ट को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा सर? मेरे पास डी जी बचेगा। तो इसीलिए अगर मुझे डी जी चाहिए, जो कि मेरा डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया है डी से लेके जी तक का, अगर मुझे डी जी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरी वैल्यू यानी कि डी ई में से माइनस करना पड़ेगा जी को। ये मेरे पास क्या आएगा? डी ई क्या आया था इक्वेशन नंबर 1 से? ये रहा डी ई 28.5 √3 आया था, माइनस अगर जी की बात करते ये रहा जी ई 28.5 अपॉन √3। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है और यहाँ पे बिना फ्रैक्शन की वैल्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √3। अभी क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 8 टू 28.5, तो ये बन जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 इंटू 1 करेंगे तो ये आएगा 28.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 28.5 इंटू 3। यहाँ फिर हम कर लेते हैं साइड में 28.5 इंटू 3 तो जाएगा 15, यहाँ आएगा 24 और 25 और 2 3 6 और 2 8, 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका इसका जो आंसर आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर हम ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये सब्ट्रैक्शन होगा 85.5 माइनस 28.5, ये आएगा आपका 57। ठीक है, और अपॉन में क्या आ रहा है? √3। अब ये वैल्यू किसकी आ रही है? क्योंकि हम डी जी को सॉल्व कर रहे हैं तो डी जी की वैल्यू है, बट प्रॉब्लम इज अगेन कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 आ गया, तो इसको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई 57 √3, नीचे √3 इंटू √3 यानी कि √9, जिसको सिंप्लीफाई करके हम 3 लिख सकते हैं। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो 3 बन जा 3 और ये 19 टाइम्स आपका कट हो जाएगा। जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 19 √3। ये जो आंसर आपका बेसिकली आया बेटा, ये किसका आंसर आया? दिस इज द वैल्यू ऑफ टी जी, यानी कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो वैल्यू आई है। कितनी? आपकी 19 √3 मीटर्स। ये यहाँ से हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप रिवाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।